हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब घर पे ही हैं? वेरी गुड, ठीक है, घर पे रहिए। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पैराबोला परवलय लेके आए हैं। स्ट्रेट लाइन और सर्किल आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लीजिए पहले, तब ये पैराबोला और अच्छे से समझ में आएगा। और जो पैराबोला का मेन टॉपिक हम जब शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट, तो पैराबोला को समझने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने बहुत जरूरी है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स कि फाउंडेशन, पैराबोला की फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उसके बाद पैराबोला से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे एग्जाम में, उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की। स्टूडेंट, मैं हूं नवीन नौटियाल। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की। कॉनिक सेक्शन को हिंदी में शंकु परिच्छेद कहते हैं। और ये शंकु परिच्छेद क्या होता है, कॉनिक सेक्शन क्या होता है? इसमें देखिए, प्लेन द्वारा कॉन को कट करने पर जो सेक्शन बनता है उसे ही कॉनिक सेक्शन कहते हैं। बस मींस कि आपको एक डबल राइट सर्कुलर कॉन दिया हुआ है। क्या है ये? डबल राइट सर्कुलर कॉन। स्टूडेंट, कॉन या शंकु को आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस टाइप से अगर इसको ऊपर वाला ना दिखाया जाए तो ये एक शंकु बनता है, हाँ, कौन बनता है। और उससे ऊपर से भी एक शंकु लगा दिया जाए, उसके दोनों वर्टेक्स शीर्ष मिला दिए जाए, तो उसको बोलते हैं डबल राइट सर्कुलर कॉन। दो कॉन एक दूसरे के शीर्ष मिला दीजिए तो ये डबल राइट सर्कुलर कॉन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और जो ये पॉइंट होता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं कॉन का वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है। और जो ये PQ लाइन है ना स्टूडेंट, ये PQ लाइन, इसको कहते हैं इस सर्कुलर कॉन की जनरेटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस जो ये लाइन है ना, इसको कहते हैं जनरेटर। ये इसको जनरेट करती है, डबल राइट सर्कुलर कॉन को ये PQ लाइन जो है ना, ये जनरेट करती है। ऐसे घूम घूम के ये राइट सर्कुलर कॉन, डबल राइट सर्कुलर कॉन बनाती है, इसलिए इसको इस PQ लाइन को जनरेटर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और ये सीधी लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट, इसमें AB, इसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इस कॉनिक्स जो ये डबल राइट सर्कुलर कॉन है, इसको जब प्लेन से आप कट करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कट करते हैं, तो आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, अलग अलग आकृतियां मिलती हैं, जिनको हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। उन्हीं कॉनिक सेक्शन को पैराबोला। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? पैराबोला एक कॉनिक सेक्शन है, इलिप्स एक कॉनिक सेक्शन है, सर्किल एक कॉनिक सेक्शन है, हाइपरबोला एक कॉनिक सेक्शन है। इस चारों के चारों कौन इससे बने सेक्शन है। जब प्लेन से कट करते हैं तो ये बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं ये समझना बहुत जरूरी स्टूडेंट, विशेषकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भविष्य के इंजीनियर हो। और भविष्य के जो इंजीनियर हैं स्टूडेंट, आप भविष्य के इंजीनियर हो और आपको चीजों को ग्राफिकली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा है आपका एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। अल्फा क्या है? ये जो जनरेटर है और ये एक्सिस है, इसके बीच का कोण हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ये अल्फा है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन। जो ये एक्सिस है ना स्टूडेंट, ये एक्सिस है, और जो प्लेन से कट करेंगे उसके बीच का, जो प्लेन और एक्सिस होगा उसके बीच के एंगल को हम थीटा लेंगे। ठीक है। अब देखो कट कैसे करेंगे। मान लीजिए ये प्लेन है, हाँ, ये प्लेन है, इसको हमने सीधे ऐसे कट किया। सीधे मतलब कि एक्सिस के साथ प्लेन 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक्सिस के परपेंडिकुलर कट का अगर ऐसे, अगर ये मान लीजिए प्लेन ने
ऐसे कट करा स्टूडेंट, तो आप थोड़ा इमेजिनेशन करिए। तो जो अगर इसको हम काट देंगे, इससे ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो आकृति ऊपर बनेगी स्टूडेंट, तो ये ऐसे कुछ बनेगी, सर्किल बनेगी। क्या बनेगी? सर्किल बनेगी। कब बनेगी सर्किल? जब ये प्लेन एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। मींस केस फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट, केस फर्स्ट इंपोर्टेंट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा मतलब क्या है? एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमें सर्किल मिलता है। क्या मिलता है? सर्किल, वृत्त, हिंदी में वृत्त कहते हैं स्टूडेंट इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अब अगर इस प्लेन को थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ इधर से उठाया जाए तो ये एंगल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का बनाएगा स्टूडेंट? 90 डिग्री से कम का बनाएगा ना। अभी 90, ये देखो एक्सिस ये है और ये 90 डिग्री है। अगर इसको थोड़ा उठा दिया जाए तो एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का एंगल बनेगा ना। एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम का बनेगा और थीटा से हमें ये छोटा रखना है, तो फिर क्या आकृति बनेगी? अब देखो, इसको हटा दीजिए। हाँ, इसको हम थोड़ी देर हटा देंगे। अगर हम, चलो यहाँ पे इसको अभी तो ऐसे किया था, अब ऐसे कट करते हैं जरा। हाँ, प्लेन से हम कैसे करते हैं? थोड़ा सा ऐसे कट करते हैं। तो जब ऐसे कट करते हैं तो इससे ऊपर का हिस्सा हटा दो तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? ऐसे कुछ मिलेगा ना, ऐसे। तो जो ये आकृति मिलेगी, देखो इससे तो बन रहा है स्टूडेंट, ये वाला जो है ना, ये सर्किल टाइप का बन रहा है, ठीक है। और यहां से जो आकृति बन रही है वो इलिप्स की, ऐसे एक अंडा टाइप का, अंडाकार आकृति, वो इलिप्स होता है। तो कहने का मतलब केस सेकंड में देखिए स्टूडेंट कि जब थीटा 90 डिग्री से कम हो और अल्फा, जो ये एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल है, उससे बड़ा हो। ध्यान दीजिए, थीटा जो है अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो हमें स्टूडेंट इलिप्स मिलता है। इलिप्स मिलता है। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। इसका बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है स्टूडेंट केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू अल्फा, देन तब क्या बनेगा? अगर थीटा अल्फा के बराबर हो गया, जो प्लेन द्वारा कट करेंगे तो एक्सिस के साथ अगर वो थीटा कोण बनाता है, देखिए थीटा कोण बनाता है, अगर ये प्लेन है, प्लेन अल्फा के बराबर हो जाएगा तो जो प्लेन होगा वो जनरेटर के पैरेलल होगा कि नहीं? क्योंकि जनरेटर एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है और अगर थीटा भी अल्फा के ही बराबर चाहिए तो वो प्लेन को हमें कट करवाना पड़ेगा जनरेटर के पैरेलल। हाँ, जनरेटर के पैरेलल अगर कहीं पे भी कट करा दीजिए तो जनरेटर के पैरेलल, मान लीजिए हम यहाँ पे कट कराते हैं, देखिए ये कट करा दिया हमने। हाँ, ये प्लेन से हमने ये कट करा दिया। अब यहाँ पे जो आकृति, देखो ये जनरेटर है, इसके पैरेलल ये है। अब यहाँ पे जो आकृति बनेगी स्टूडेंट वो इस टाइप से कुछ बनेगी, इस टाइप से। आप इमेजिनेशन करके देखिए, इसको पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं, परवलय। इसी को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपने परवलय बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको सर्किल तो हम पढ़ा ही चुके स्टूडेंट, इसको आप पीछे हमारे प्लेलिस्ट में जाके सर्किल वाला लेक्चर देख लीजिए बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पैराबोला अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इलिप्स और हाइपरबोला बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, अब है लास्ट केस कि यदि थीटा लेस देन अल्फा, अगर थीटा को, जो थीटा है ना, इसको अल्फा से भी कम कर दो। हाँ, अभी तो इतना है थीटा, अब और कम कर दो और इधर घुमा दो प्लेन को, तो ये ऐसे कुछ कटेगा, इधर भी ऊपर भी कटेगा और इधर भी कटेगा, मतलब कि ये ऐसे हमने प्लेन से काट दिया। हाँ, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक ही कुछ आकृति तो इधर बन गई, एक पैराबोला इधर बन गया और इधर भी बनेगा कुछ पैराबोला, ऐसे में बनेगा, ऐसे में। हाँ, तो दो पैराबोला एक इधर बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपरबोला ऐसा ही बनता है। ये हाइपरबोला की आकृति है और ये केवल पैराबोला की आकृति है, ठीक है स्टूडेंट। तो हाइपरबोला बनता है। अगर थीटा अल्फा से छोटा है तो हाइपरबोला बनता है। इसको हिंदी में अति परवलय कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसको आप थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन की, कि कॉनिक सेक्शन की परिभाषा क्या होती है। अभी तक तो हमने बताई थी कॉनिक सेक्शन होता क्या है। हाँ, तो कॉनिक सेक्शन
ये होते हैं। सर्किल कॉनिक सेक्शन है, इलिप्स कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला कॉनिक सेक्शन है, हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन है। और कैसे बनते हैं ये हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन की, और उसी कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से हमें इलिप्स की डेफिनेशन भी मिलेगी, पैराबोला की भी मिलेगी और हाइपरबोला की भी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर पैराबोला के डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आप सारे के सारे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस प्रकार से मूव करे कि इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहे। समझ में है? नहीं समझ? देखिए, एक फिक्स पॉइंट आपको गिवन है स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट ये है आपका फिक्स पॉइंट, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट आपको गिवन होगा, और एक है आपके पास फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन है, ये क्या है स्टूडेंट? फिक्स लाइन, ये भी आपको गिवन होगी। और एक मूविंग पॉइंट है, एक पॉइंट है कोई मूविंग पॉइंट, ये हम ले लेते हैं यहां पे मूविंग पॉइंट। ये मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए, क्योंकि मूविंग पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हम वेरिएबल मान लेते हैं। ये मूव करेगा, ये फिक्स रहेगा, ये पॉइंट फिक्स रहेगा और ये लाइन भी फिक्स रहेगी, ये गिवन होगी आपको। ये पॉइंट ऐसा मूव करेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की, फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस, मतलब P से S तक की डिस्टेंस तथा इस P से फिक्स लाइन, ये जो फिक्स लाइन है ना स्टूडेंट, ये जो फिक्स लाइन है ना, फिक्स लाइन ये है। तो P से फिक्स लाइन की डिस्टेंस का मतलब है कि P से फिक्स लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। जो यहां से P से लाइन है ना, इससे P बिंदु से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे P से यहां पे, तो ये आपका मान लीजिए M पॉइंट है। तो P से M तक की डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई P से इस लाइन की। ठीक है, अब वो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि मूविंग पॉइंट P से फिक्स पॉइंट S की डिस्टेंस तथा मूविंग पॉइंट P से फिक्स लाइन की डिस्टेंस PM का रेशियो कांस्टेंट होता है। मींस अर्थात PS अपॉन PM इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले PS लेंगे, फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस ऊपर लेंगे, अंश में लेंगे, और लाइन, फिक्स लाइन की डिस्टेंस हर में लेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस है उसको न्यूमरेटर में लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसा गलत मत कर देना कि PS नीचे आ गया PM ऊपर आ गया। हाँ, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यही डेफिनेशन है स्टूडेंट कॉनिक सेक्शन की, और जो ये कांस्टेंट है इसको E नाम दिया गया है। जो भी PS अपॉन PM का रेशियो आएगा उसको हमने, हमारे गणितज्ञों ने E नाम दे दिया स्टूडेंट। क्या नाम दिया? E। इसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी या हिंदी में इसको कहते हैं उत्केंद्रता। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन आपको स्टूडेंट समझ में आ गई तो आप पैराबोला की डेफिनेशन, इलिप्स की डेफिनेशन, हाइपरबोला की डेफिनेशन सब समझ गए। ये समझ लीजिए आप। ठीक है, यहीं से सब निकलना है। ठीक है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए। अब जो ये फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट, इसको नाम दिया गया है फोकस। क्या नाम दिया गया है? फोकस, या हिंदी में इसको नाभि कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? नाभि। इसको नाभि या फोकस नाम दिया गया है। और जो ये फिक्स लाइन है इसको नियता, इसको कहा जाता है हिंदी में नियता, और अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स, इसको नाम दिया गया है डायरेक्ट्रिक्स। इसको भी आप याद रखेंगे। अब ये पॉइंट ऐसे मूव करे कि इनका रेशियो कांस्टेंट रहे तो वो कॉनिक सेक्शन है। अब अलग अलग टाइप से ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। और स्टूडेंट, फोकस से होकर जाने वाली कोई लाइन अगर है और इस डायरेक्ट्रिक्स के
लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ये फोकस से होकर जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है, किसके, फोकस से होकर जानी चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है स्टूडेंट, तो उसको जो है एक्सिस ऑफ, इसको इस लाइन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है, कॉनिक शंकु परिच्छेद का अक्ष कहते हैं। फोकस से होकर जाए और डायरेक्ट्रिक्स के लंबवत हो तो उसको एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट ये कॉनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन आपको मिल गई है, अब इसमें हम आपको बताएंगे केस फर्स्ट और केस सेकंड और केस थर्ड, जिनसे हमारा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला बनता है, ठीक है। अब देखिए जो ये डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे इसी से हमें सारे चीजें मिलेंगी। इफ E इज इक्वल टू अन, जो ये रेशियो है कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से PS अपॉन PM इज इक्वल कांस्टेंट को E माना हमने, ठीक है, E एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। अगर E की वैल्यू 1 हुई देन PS अपॉन PM बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको आप बोल सकते हैं कि PS अपॉन PM बराबर, PM को इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, PS इक्वल टू PM। तो कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट से S की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस अगर बराबर हो गई तब इस मूविंग पॉइंट से जो लोकस बनेगा वो एक पैराबोला होगा। मतलब जब E इक्वल टू 1 होता है तो PS इक्वल टू PM बन जाता है, तो वो एक पैराबोला होगा। या सिंपल सी बात है कि PS अपॉन PM इक्वल टू E है, अगर E 1 हुआ तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E एक पैराबोला होगा, बस, ठीक है। तो क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। अब केस सेकंड में जाते हैं। इफ 0 इज लेस देन E इज लेस देन 1 देन PS अपॉन PM इज इक्वल टू E क्या होगा, इज अ इलिप्स, दीर्घ वृत्त होगा, इलिप्स होगा। मतलब अगर E की वैल्यू 1 से छोटी हुई, जो यहां पे E है ना, इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, 0 और 1 के बीच है, तो जो PS अपॉन PM इक्वल टू E है, तो फिर ये एक इलिप्स होगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और E से छोटी, E 1 से छोटा कब होगा स्टूडेंट, जब ऊपर वाला PS जो है, अंश वाला PS जो है वो छोटा होगा PM से, हाँ, मतलब जब ये वाले डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम रहेगी तो फिर वो एक इलिप्स बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप केस थर्ड पे जाएंगे स्टूडेंट। तो इफ E इज ग्रेटर देन 1 देन PS अपॉन PM इज इक्वल टू E इज अ हाइपरबोला, हाइपरबोला या अति परवल है। मतलब अगर E की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो PS अपॉन PM इक्वल टू E क्या होगा, एक हाइपरबोला होगा। और E की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, जब अंश जो है हर से बड़ा होगा। PS की वैल्यू मतलब जो ये फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस है, अगर ये इससे बड़ी रहेगी और रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो हाइपरबोला बनेगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये सब बेसिक चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें समझ में आ गई है तो आपको पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला चुटकी में समझ आएगा, चुटकी में। और इसके क्वेश्चन भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे स्ट्रेट लाइन के सर्किल के लेक्चर एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, तब इसको समझिए, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है स्टूडेंट आपको, और आगे आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आता है परवलय की डेफिनेशन, पैराबोला की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर हो। अभी जो हमने कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में बताया कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होता है।
अगर वो E1 हो जाए तो PS अपॉन PM बराबर 1 हो जाएगा, तो PS बराबर PM हो जाएगा। अगर PS बराबर PM हो गया, PS बराबर PM हो गया, देखिए P से S तक की डिस्टेंस निकालिए और P से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM निकालिए, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आती है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे P पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स पॉइंट H से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से, ये वाली फिक्स लाइन से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर हो, मींस अर्थात PS अपॉन, या इसको सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं कि PS इक्वल टू PM। अगर PS इक्वल टू PM है तो इस मूविंग पॉइंट से जो आकृति बनेगी वो एक पैराबोला की बनेगी स्टूडेंट, बस यही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये आकृति कैसे बन, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके हम नजदीक पहुंच चुके हैं, नजदीक पहुंच चुके हैं। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले समझना, पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कैसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे प्रूफ की जाती है, देखिए स्टूडेंट कैसे होती है। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि फोकस से होकर जाने वाली कोई लाइन अगर है और फोकस से होकर जाने वाली है और इस जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है स्टूडेंट, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर अगर है और फोकस से होकर जा रही है तो उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला, वहां पे तो एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, अभी हम पैराबोला की बात कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये जो है, ये लाइन जो है स्टूडेंट, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। अब ये जो मूविंग पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये जब इसे मूव करते करते इधर ऐसे आएगा, कुछ बनेगा इसकी आकृति, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, देखिए अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, ठीक है, इसका एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए मान लीजिए ये है मिडिल पॉइंट। हाँ, अगर ये पैराबोला, ये मूविंग पॉइंट P है, अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, देखिए कैसे। अगर ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये पैराबोला की डेफिनेशन है कि P से S तक की डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो यहां से S तक की डिस्टेंस और यहां से इस लाइन तक की डिस्टेंस बराबर होगी, तो इसका मतलब ये यहां से आएगा, तो ये इस टाइप से कुछ आएगा स्टूडेंट, ऐसे करते 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 ऐसे, और फिर ये आप इसको बना भी सकते हैं। हाँ, एक्स वाई ग्राफ करके, एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके आप जब बनाएंगे स्टूडेंट तो ऐसी ही आकृति बनेगी, और यही आकृति स्टूडेंट पैराबोला की आकृति होती है। ध्यान दीजिए, पैराबोला बन गया आपका, हाँ ये पैराबोला बन गया, ये पैराबोला है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको देखिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैराबोला की आकृति जो बनी है वो एक्सिस को जहां पे कट करती है उसको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम ओ नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां पे ओ नाम। हाँ, जहां पे पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट करता है उसको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला या परवलय का शीर्ष कहते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगर इस शीर्ष को हम ओरिजिन मान लें तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ओरिजिन से एक्स और वाई दोनों एक्सिस जाती है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अगर इसको ओरिजिन मान लें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी, तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं। अगर ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु में एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एक्स एक्सिस मान लीजिए इसको, है ना। और इससे ऊपर परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन होगी स्टूडेंट, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये वो आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। अब देखिए आप, अब अगर यहां से लेकर इस S तक की डिस्टेंस A है, मान लीजिए ओरिजिन से S तक की डिस्टेंस A है, तो इस S पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बता सकता है स्टूडेंट? अगर नहीं बता सकता है तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपने ये कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ा होगा स्टूडेंट। वेरी सिंपल चीज है कि अगर ओरिजिन से S तक की डिस्टेंस, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, ओरिजिन से S तक की डिस्टेंस A है, तो एक्स कोऑर्डिनेट
जो पहला कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जैसे भुज और कोटि कहते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। पहला कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस चल रहा है वो होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट वो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी वाई की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा कहीं पे भी 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एस की कोऑर्डिनेट आगे a, 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, O से लेकर S तक की डिस्टेंस a है, तो O से लेकर इधर इसको कुछ दूसरा पॉइंट n मान लो, O से n तक की डिस्टेंस क्या होगी बताइए। अभी हमने पैराबोला की डेफिनेशन बताई ना कि मूविंग पॉइंट से, ये मूविंग पॉइंट यहाँ, ये देखो ये P जो पॉइंट है ना, ये ऐसे ऐसे मूव करता हुआ ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो आएगा। तो ये मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होती है। अगर O से S तक की डिस्टेंस a है, तो O से n तक की डिस्टेंस भी तो a होगी ना स्टूडेंट। समझने की कोशिश करिए, ए होगी। अब अगर ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आते हैं, तो अब आप बताइए कि इस डायरेक्ट्रिक्स की, ये नियता की समीकरण क्या होगी। नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि वाई एक्स के पैरेलल कोई भी जो लाइन होती है, वाई एक्स के पैरेलल कोई भी जो लाइन होती है वो एक्स बराबर कुछ होती है, और एक्स एक्स के पैरेलल जो भी लाइन होती है वो वाई बराबर कुछ होती है। अब कुछ क्या होती है वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। यहां पे बात कर रहे हैं हम कि ये जो लाइन है ये वाई एक्स के पैरेलल है ना। अच्छा, वाई एक्स के पैरेलल है तो एक्स बराबर कुछ होगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बराबर कुछ, एक्स बराबर कुछ क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट कि ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, इधर ये a डिस्टेंस पे है, लेकिन एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है तो -a होगा। x बराबर -a इसकी, इस लाइन की इक्वेशन होगी, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, -a को इधर लाएंगे तो x प्लस a बराबर 0। ये जो x प्लस a बराबर 0 है ना स्टूडेंट, ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब जब ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको पता है और फोकस आपको पता है, फिर आपको बोला जाता है कि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PS इक्वल टू PM है, और PS इक्वल टू PM है तो P से S तक की डिस्टेंस क्या है। P के कोऑर्डिनेट हमने x, y मान रखे हैं, x के कोऑर्डिनेट a, 0 है, तो P से S तक की डिस्टेंस दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, तो लगा दीजिए। PS की जगह हम √x2 देखिए x1 y1 की जगह a, 0 है, और x2 y2 की जगह x, y है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, x2 की जगह x है और x1 की जगह a है, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM क्या है स्टूडेंट, PM क्या है, PM है P से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई PM है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो P से M तक की, देखिए हम इसको, इसके लिए भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देख लीजिए स्टूडेंट। उसमें हमने बताया है कि किसी पॉइंट P से, मान लीजिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और वहां से एक लाइन नीचे कोई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला d बराबर होता है स्टूडेंट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए स्टूडेंट। x प्लस बी प्लस सी जो होता है ना, जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसी में हम वेरिएबल की जगह x और y की जगह x1 और y1 जो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकालनी है वो उसको रख देते हैं, और अपॉन में √ के अंदर x और y पे, स्ट्रेट लाइन में जो x और y के कोएफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, रूट निकाल देते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देख लीजिए, उसमें और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे x1 y1 की जगह तो x और y है स्टूडेंट, और लाइन की जगह x प्लस ए है, x इसकी जगह पे x प्लस ए है, तो x की जगह x ही रखना है, प्लस कांस्टेंट तो रखना ही। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का वर्ग। हाँ देखिए a का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x के आगे क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का वर्ग, y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट मतलब 0, 0 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y होता है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो x प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि अपॉन में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 0 1, और रूट 1 का वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो x प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा बस। हाँ, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, अब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, 2ab, a और b, a की जगह x है, b की जगह a। हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर बोथ साइड, a स्क्वायर से a स्क्वायर बोथ साइड कट गए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड वाई स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू माइनस का 2x को राइट साइड ले जाओ, और 2x वहां पहले से है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4ax। तो स्टूडेंट वेरी इंपोर्टेंट, यही आपका पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इट इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, मतलब परवलय का मानक समीकरण ये है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y और x तो वेरिएबल है स्टूडेंट, 4 कांस्टेंट है, a जो है यहाँ पे फोकस से डिपेंड करेगा। हाँ, a जो है फोकस के अकॉर्डिंग बनेगा, फोकस का पहला कोऑर्डिनेट a है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर है, x का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब y का स्क्वायर होता है तो जो पैराबोला होता है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जब y का स्क्वायर होता है तो x के अबाउट सिमेट्रिक, और x का स्क्वायर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है तो इसलिए पैराबोला x के अबाउट सिमेट्रिक, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब x एक्सिस के अबाउट सममित होगा, दोनों पक्षों, दोनों तरफ बराबर फैला होगा। देखो x के ऊपर इतना फैला है तो नीचे भी उतना ही फैला है ना, तो उसको कहते हैं x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो y का स्क्वायर होने पे x के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और x का स्क्वायर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वो हम आगे बताएंगे स्टूडेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप बहुत कुछ चीजें समझ गए होंगे। अब हम कुछ चीजें और बताते हैं आपको। एक होता है नाभिलंब, लेटस रिएक्टम, LR से हम मोस्टली इसको डिनोट कर लेते हैं, LR, लेटस रिएक्टम या नाभिलंब। ये क्या चीज होता है, देखिए स्टूडेंट, नाभिलंब किसे कहते हैं, फोकस से होकर जाने वाली तथा एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है, अब कॉर्ड किसे कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं स्टूडेंट, कॉर्ड मतलब हिंदी में इसको जीवा कहते हैं। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि जो पैराबोला है ना, पैराबोला के पर स्थित कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ P ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे Q ले लिया, तो इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको पैराबोला का कॉर्ड या जीवा कहते हैं। वो यहां से और यहां पे भी मिलाएंगे तो ये भी कॉर्ड होगी, यहां से यहां मिलाएंगे तो ये भी कॉर्ड होगी, यहां से यहां मिलाएंगे तो ये भी कॉर्ड होगी। मींस कहने का मतलब ये है कि जो 2 पॉइंट हैं जिनको आपस में मिलाया जा रहा है वो पैराबोला पे होना चाहिए, तो उन 2 को मिला देंगे तो वो पैराबोला की कॉर्ड या जीवा कहलाती है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि नाभिलंब, लेटस रिएक्टम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हाँ, एक
पैराबोला का एक ऐसा कॉर्ड, नोट कर लीजिए हाँ, यहां पे लिखने के लिए जगह नहीं स्टूडेंट, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप नोट कर लीजिए कि लेटस रिएक्टम या नाभिलम जीवा किसे कहते हैं। तो नोट करिए, पैराबोला का ऐसा कॉर्ड जो फोकस से, देखिए फोकस से होकर जाता है तथा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और फोकस से होकर भी जाना चाहिए। ऐसा कॉर्ड जैसा कि ये पी क्यू कॉर्ड है, ये एक्स फोकस से होकर भी जा रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो पी क्यू लाइन स्टूडेंट, इसको नाभिलम जीवा या लेटस रिएक्टम कहते हैं और इसकी माप जो है वो होती है 4a। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इसकी जो माप होती है 4a होती है। क्यों होती है? देखिए स्टूडेंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है ना, और जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है ना, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हैं आप? अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस a है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी a होगी, तो पहला कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब जो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट a है, ये पैराबोला पे स्थित है, तो x कोऑर्डिनेट a है तो x की जगह a रख के देखो जरा यहाँ पे, अगर x की जगह a रखेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और जब y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो जाएगा तो y बराबर क्या होगा, 4 स्क्वायर हटेगा इधर तो रूट लगेगा, रूट 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a का स्क्वायर रूट a स्क्वायर का रूट a होता है, तो 2a, y बराबर 2a, मतलब ये y कोऑर्डिनेट इसका 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहां से यहां तक की a डिस्टेंस है तो s से p तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2a होगी, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 2a है ना, इसलिए p से s तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2a होगी यहां से यहां तक। और आपको पता है कि अगर ये 2a है तो यहाँ s से q तक की डिस्टेंस भी 2a होगी, क्योंकि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मैंने अभी बताया आपको कि जब y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, अगर ऊपर 2a है तो नीचे भी 2a ही होगी, और इसके कोऑर्डिनेट a, 2a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बता सकता है स्टूडेंट? बताइए, a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, -2a, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर 2a p से s तक की डिस्टेंस है और 2a ही s से q तक की डिस्टेंस है, तो p से q तक की डिस्टेंस 2a + 2a बराबर 4a हो जाएगी। तो इसीलिए लेटस रिएक्टम की लेंथ 4a होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक होता है स्टूडेंट फोकल डिस्टेंस, क्या होता है, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। फोकल डिस्टेंस होता है पैराबोला पे कोई भी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट R ले लिया, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लीजिए और उसको फोकस से मिला दीजिए, फोकस ऐसे यहाँ पे, हाँ फोकस से मिला दीजिए, तो जो R से S तक की डिस्टेंस है उसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं। या पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है वहां से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। और ये तो बताइए स्टूडेंट, ये वर्टेक्स है, हाँ ये पैराबोला का वर्टेक्स है, और पैराबोला के वर्टेक्स अगर ओरिजिन से होकर जा रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 तो होते ही है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इतना सब करने के बाद हम आते हैं फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको चैलेंज के साथ दे रहा हूं स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, लेटस रिएक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। मतलब आपके पास पैराबोला की समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 8x दे रखी है, तो आपको इस पैराबोला का फोकस मतलब नाभि, शीर्ष, नाभि, लंब, जीवा और नियता की समीकरण और परवलय के अक्ष की समीकरण ज्ञात करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको सॉल्व करके हमें आप
कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आता स्टूडेंट, फिर हम आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं।